हाल ही में अमेरिका में एक सर्वे किया गया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। सर्वे का विषय था इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग में अमेरिकी जनता किसका समर्थन करती है। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब सामने आया कि अमेरिका की युवा पीढ़ी यानी 18 से 24 साल के करीब 60% युवा हमास का समर्थन कर रहे हैं। जी हाँ, यह सर्वे 20 और 21 अगस्त के बीच ऑनलाइन माध्यम से किया गया, जिसमें 2025 लोगों से सवाल पूछा गया था कि संघर्ष में वे इसराइल का समर्थन करते हैं या फिर हमास का। नतीजों ने साफ कर दिया कि जनरेशन जी का झुकाव पारंपरिक सोच से बेहद अलग है। यह साफ तौर पर एक पीढ़ीगत विभाजन को दर्शाता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है लोगों का समर्थन इसराइल की ओर जाता दिखा। उदाहरण के तौर पर 25 से 34 वर्ष की उम्र के 65% लोगों ने इसराइल के पक्ष में राय दी। 35 से 44 वर्ष के 70% लोगों ने इसराइल के पक्ष में राय दी। 45 से 54 वर्ष के 74% लोगों ने, 55 से 64 साल के कुल 84% लोगों ने इसराइल के पक्ष में राय दी, तो वहीं 65 वर्ष से ऊपर के कुल 89% लोगों ने इसराइल के पक्ष में राय दी। यानी 18 से 24 साल के जो युवा हैं वो अब पूरी तरीके से हमास के पक्ष में जा चुके हैं। लोगों ने इसराइल के पक्ष में खूब राय दी, लेकिन हमास के लिए जो यूथ है वो खुलकर आ रही है। इससे यह साफ हो गया है कि युवा पीढ़ी जहां फिलिस्तीनी पक्ष के प्रति सहानुभूति रखती है, वहीं बड़ी उम्र के लोग हमास को लेकर कोई भ्रम नहीं रखते। यह केवल उम्र का नहीं बल्कि राजनीतिक विचारधारा का भी मुद्दा बन चुका है, क्योंकि सर्वे में यह भी सामने आया कि 82% रिपब्लिकन समर्थन इसराइल के साथ है, जबकि डेमोक्रेट्स में यह आंकड़ा 67% है। इस बीच गजा में जारी मानवीय संकट ने हालात को और जटिल बना दिया। अब तक 65,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की है। सर्वे में शामिल 58% अमेरिकियों ने कहा इसराइल को बंधकों की रिहाई से जुड़ा कोई समझौता तब तक नहीं करना चाहिए जब तक हमास गजा को पूरी तरीके से छोड़ नहीं देता। वहीं आधे से ज्यादा लोग इस बात को लेकर बटे हुए हैं कि इसराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है या नहीं। यह सिर्फ एक राजनीतिक या कूटनीतिक बहस नहीं रही, यह अब नैतिकता, मानवीयता और सोच की परीक्षा बन चुकी है। सवाल सिर्फ यह नहीं किसका समर्थन किया जाए, बल्कि यह भी है क्या अब हम मानवीय मूल्यों को एक नजर में देखने लगे हैं। क्योंकि अमेरिका में यूथ जहां हमास तो बुजुर्ग होने के साथ साथ इसराइल की चाहत बढ़ने लगती है। और सबसे अहम बात, क्या अमेरिका की युवा पीढ़ी और बढ़ती उम्र के लोग दोनों में ये अंतर जानते हैं कि आखिर गजा में चल क्या रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने शुरुआत से ही हमास को एक आतंकी संगठन की तरह पेश किया, जिसमें कुछ हद तक वे कामयाब हुए, लेकिन जनरेशन गैप के नाते धीरे धीरे अब ये खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक हैरानी का सबब बन गया है। इजराइल ने यमन पर बड़ा अटैक तो कर दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि उसने मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ डाल दिया है। गजा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार यमन के हूती या अंसारुल्लाह लड़ाकों ने कसम खाई है कि अब वो इसराइल पर इतना भयानक हमला करेंगे कि जैसा एक सदी तक किसी पर नहीं हुआ होगा। यही वजह है कि इस्राएली मीडिया बता रहा है कि पीएम नेतन्याहू से लेकर सरकार के सभी मंत्रियों की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। कहा जा रहा है कि जिन अंसारुल्लाह से यमन में ब्लैक वाटर फोर्स नहीं निपट पाई, इस्राइल उनसे कैसे पार पा पाएगा। जी हां, ब्लैक वाटर आर्मी, जिसके लिए कहा जाता है कि यह अमेरिका की एक प्राइवेट आर्मी है, जिसके फौजी यूरोपीय मुल्कों के लिए काम करते हैं और पे करने पर लड़ने चले जाते हैं। ब्लैक वाटर आर्मी पर युद्ध अपराध के भी काफी आरोप लग चुके हैं। कहा जाता है कि बेहद खतरनाक और आधुनिक साजो सामान से लैस होते हैं ब्लैक वाटर आर्मी के फाइटर। इसे अमेरिका में सील के एक रिटायर्ड अफसर ने तैयार किया है। तो जब साल 2014 के आखिर में यमन में अंसारुल्लाह का एक बड़े इलाके पर कंट्रोल हासिल हो गया और यमन के प्रेसिडेंट अब्दुल रब मंसूर हादी यमन छोड़कर सऊदी भाग गए, ऐसे में उनके समर्थन में अमेरिका के बैकअप के साथ सऊदी ने यमन में हूतियों के कंट्रोल वाले इलाकों पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी।
इसके बाद जब हूतियों ने सऊदी पर जवाबी कार्रवाई शुरू की तो आरोप लगता है कि अमेरिकी कंपनी ब्लैक वाटर आर्मी के एजेंटों को यूएई के फौजियों के भेस में यमन भेजा गया। अंसारुल्लाह मिलिट्री और मीडिया रिपोर्ट दावा करती हैं कि अमेरिका से आए भाड़े के फौजियों को हूतियों ने वो मार मारी कि उन्हें वहां से तौबा करके निकलना पड़ा था। सऊदी की आरामको तेल रिफाइनरी पर जब हूतियों की मिसाइलें बरसीं तब कहीं जाकर सऊदी रुका था, तो अमेरिका के ब्लैक वाटर कमांडो को भी यमन के हूतियों ने पीछे खदेड़ दिया था। ऐसे में इसराइल की एयर स्ट्राइक का बड़ा जवाब यमन से मिलेगा, ये तो तय है। आपको बता दें कि अरब खित्ते में यमन ही वो एकमात्र मुल्क है जो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने का दावा करता है और ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, जिसका मकसद फिलिस्तीन को आज़ाद करवाकर यरूशलेम को उसकी राजधानी बनवाना है। यही टू स्टेट सॉल्यूशन है जिस पर दुनिया के कई देश राजी हैं, लेकिन इसराइल इस पर कान ही नहीं देता। आरोप लगता है कि पीएम नेतन्याहू और आईडीएफ ने गजा पर कब्जे की मुहिम शुरू कर दी है। यही वजह है कि ईरान समर्थक यमन के अंसारुल्लाह इसराइल पर हमलावर हैं। अब देखना होगा अमेरिका, सऊदी, ब्लैक वाटर आर्मी और कई मुल्कों के जरिए मिलकर किए गए हमले से निपट चुके हूती इसराइल पर क्या एक्शन लेते हैं। इजराइल ने हमास के साथ साथ हूतियों के खिलाफ भी हमले तेज कर दिए हैं। जिस तरह से इजराइल ने हमास के साथ ही हूतियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, उससे तो साफ हो गया है कि मिडिल ईस्ट में जंग और विकराल रूप लेने वाली है। बात अगर हूतियों के खिलाफ करें तो यमन की राजधानी सना में हुए एक भीषण हवाई हमले में हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो गई। इन हमलों के लिए हूती विद्रोही गुट ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा गहरा गया है। बताया जा रहा है कि इस भयानक और भीषण हमले में सना के सरकारी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। चश्मदीदों का कहना है कि 3 तेज विस्फोटों की आवाजें सुनाई थी, जिसके बाद पूरा इलाका धुएं और मलबे से ढक गया। आपातकालीन सेवाओं को तुरंत मौके पर तैनात किया गया, लेकिन हूती प्रधानमंत्री और उनके साथ मौजूद कई अधिकारियों की जब तक मौत हो चुकी थी। इन हमलों के बाद हूती विद्रोही गुट के सर्वोच्च नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने एक तीखा बयान जारी किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल ने हमारे नेताओं को शहीद करके अपनी कब्र खुद खो दी है। अब जवाब नहीं, हिसाब होगा। यह बदला इतना क्रूर और पछताने योग्य होगा कि दुश्मन सदी भर याद रखेगा। उन्होंने कहा कि हूती गुट जल्दी ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें और समुद्री नाकेबंदी जैसे सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा।